कक्षा 8 के बच्चे, मेरे गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ लेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या में हमने परिमेय संख्या के गुण की बात हम कर रहे थे। पिछले दो वीडियो में हमने समवृत्त गुण और क्रम विनिमय गुण की बात की है। आज हम बात करेंगे साहचर्यता गुण की। साहचर्यता गुण की हम जांच करेंगे योग के लिए, व्यवकलन या घटाने के लिए, गुणा के लिए और भाग के लिए। सर्वप्रथम हम योग के लिए साहचर्यता गुण की जांच करते हैं परिमेय संख्या के लिए। इसके लिए हमने एक उदाहरण लिया जिसमें हमने परिमेय संख्या 2/3, 3/5 व 5/6 ली। अब हमने इन्हें परस्पर जोड़ा। 2/3 में पहले हमने जोड़ा, 3/5 और 5/6 का योगफल निकाला, उसको 2/3 में जोड़ लिया। तो 2/3 धन, इन्हें हम उसी प्रकार जोड़ेंगे जिस प्रकार पिछली कक्षाओं में आप भिन्न का जोड़ सीख चुके हैं। तो 3/5 और 5/6 को जोड़ के हमें 43/30 प्राप्त हुआ, जिसमें 2/3 यदि हमने जोड़ा तो हमें 63/30 प्राप्त हुआ। जोड़ने की विधि मैंने यहाँ दर्शाई है, यदि जो बच्चे नहीं जानते हैं वो इसको देख के भी सीख सकते हैं। अब 63/30 आया तो हमने देखा कि 63 और 30 दोनों 3 से विभाज्य होते हैं। तो 63 में 3 का भाग दिया 21 आया, 30 में भी 3 का भाग दिया तो 10 आया। तो 63/30 को हम शॉर्ट में या छोटे रूप में 21/10 भी कह सकते हैं। अब हमने पुनः 2/3 और 3/5 को जोड़ा और इसके परिणाम को 5/6 से हम जोड़ेंगे। 2/3 में 3/5 यदि हम जोड़ेंगे तो हमें 19/15 प्राप्त होगा, जिसमें 5/6 यदि हमने जोड़ा तो हमें 63/30 ही प्राप्त होगा। तो 63/30 को हम पुनः 3 से अंश और हर दोनों में भाग दें तो 21 और 10 आएगा। तो परिणाम 21/10 ही आया। यहां भी हमने ऊपर देखा था, परिणाम 21/10 आया था। और पुनः साहचर्यता गुण में हमने इसके जोड़ने का तरीका बदला तो 21/10 ही आया। तो हम कह सकते हैं कि 2/3 धन 3/5 धन 5/6 बराबर 2/3 धन 3/5 धन 5/6 बराबर 21/10। तो इससे हम ये कहेंगे कि परिमेय संख्याएं योग के लिए साहचर्य गुण का पालन करती हैं, क्योंकि ये दोनों योगों का मान एक समान आया था। अब हम इसी पाठ को आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखेंगे इसमें व्यवकलन के लिए। व्यवकलन यानी घटाना। तो घटाने में भी हमने परिमेय संख्या ली। हमने परिमेय संख्या ली 5/6, 2/3 और 1/2 ली। अब हमने घटाया, यानी 5/6 में से घटाया 2/3 ऋण 1/2, यानी 2/3 में से 1/2 को पहले घटाएंगे, परिणाम को 5/6 से घटाएंगे। तो 5/6 में से हमने घटाया 2/3 ऋण 1/2 घटाया तो 1/6 प्राप्त होगा। 5/6 से 1/6 घटाया तो 4/6 प्राप्त होगा। 4 और 6 दोनों में 2 का भाग जाता है, 2 का भाग दिया, 4 में 2 बार, 6 में 3 बार, तो हमारे पास 2/3 आया, यानी हमें परिणाम 2/3 प्राप्त हो। अब हमने 5/6 में से पहले 2/3 घटाया, उस परिणाम को उसमें से 1/2 घटाया, यानी संख्या हमने वही ली है 5/6, 2/3 और 1/2। अब 5/6 में से 2/3 घटाया तो 1/6 प्राप्त हुआ, जिसमें से 1/2 घटाया तो ऋण 2/6 प्राप्त हुआ। अब इसमें हर और अंश दोनों में 2 का भाग देंगे, तो ऋण 2 में 2 का भाग देंगे तो ऋण 1 और 6 में 3, यानी हमारे पास ऋण 1/3 प्राप्त हो। अब हम देखते हैं व्यवकलन में एक बार हमारे पास मान 2/3 आया और एक बार ऋण 1/3 हमें मान प्राप्त हुआ। तो हम देख रहे हैं कि मान दोनों अलग अलग हमको मिले। जब अलग अलग मान हमको मिले तो हम कहेंगे कि ये मान परस्पर बराबर नहीं है। जब परस्पर बराबर मान नहीं है तो हमें इससे यह परिणाम प्राप्त हुआ कि हम कहेंगे कि परिमेय संख्याएं व्यवकलन या घटाने के लिए साहचर्यता गुण का पालन नहीं करती, जबकि योग के लिए साहचर्यता गुण का पालन कर रही थी, लेकिन व्यवकलन के लिए नहीं कर रही। अब हम आए गुणन के लिए। गुणन के लिए भी हमने 3 परिमेय संख्या ली, 2/3, 3/4 और 5/6। पहले 2/3 को हम गुणा करेंगे 3/4 व 5/6 के गुणनफल से। तो 2/3 को हमने गुणा किया, 3/4 गुणा 5/6 15/24 आया। इसको 2/3 से गुणा किया 30/72 आया। अब हम 2/3 को 3/4 से गुणा करेंगे, इसके परिणाम को 5/6 से गुणा करेंगे। 2/3 को 3/4 से गुणा करने पर हमारे पास 6/12 आया। 6/12 को हमने 5/6 से गुणा करा तो हमें 30/72 आया। देखिए आप, दोनों बार मान 30/72 ही आ रहा है, यानी दोनों मान बराबर हैं। बराबर है तो हम कहेंगे कि परिमेय संख्याएं गुणन के लिए साहचर्य गुण का पालन करती हैं। अब हम इसी साहचर्य गुण की जांच करेंगे भाग के। तो भाग के लिए हम क्या करेंगे, यहां भी हम परिमेय संख्या ही लेंगे। हमने परिमेय संख्याएं ली 1/2, 1/3 और 3/4, भाग दिया 1/2 भाग 1/3 भागा 3/4, यानी पहले 1/3 में हम
3/4 का भाग देंगे, परिणाम में 1/2 का भाग देंगे। 1/2 भाग 1/3, भाग को हम 3/4 के व्युत्क्रम से गुणा कर देंगे तो गुणा 4/3, 1/2 भाग 4/9। अब ये भाग का चिन्ह को हमने पुनः गुणा में परिवर्तित किया तो 4/9 का भी व्युत्क्रम करेंगे जो 9/4 आएगा, तो 9/8 हमें भागफल प्राप्त होगा। अब हम भाग का तरीका फिर बदलेंगे। अब हमने 1/2 में 1/3 का भाग दिया, इसके परिणाम में 3/4 का भाग दिया, तो 1/2 को मैं 1/3 का भाग देने पर हमें 3/2 प्राप्त होगा, जिसमें हम 3/4 का भाग दें या 4/3 से गुणा करें एक ही बात है, तो 12/6 हमें प्राप्त होगा। अब इसमें हम देखते हैं कि 9/8 एक बार प्राप्त हुआ था और 12/6 दोबारा प्राप्त हुआ, तो हम कहेंगे 1/3 भाग 1/2 भाग 1/3 भाग 3/4 बराबर नहीं है। जब बराबर का लगा के इस चिन्ह को काट दिया जाता है, इसका अर्थ होता है बराबर नहीं है। 1/2 भाग 1/3 भाग 3/4 यानी बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे परिमेय संख्याएं भाग के लिए साहचर्यता का पालन नहीं करती है। अब इसमें एक काम आप लोगों के लिए स्वयं है कि परिमेय संख्या आप लीजिए, एक को 3/4, दूसरी 5/6 और तीसरी 6/8 को लेकर योग, व्यवकलन, गुणा व भाग के लिए की संक्रिया के लिए साहचर्यता के गुण की आप जांच अपने घर में स्वयं करेंगे। अब इसी पाठ को हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम परिमेय संख्या में देखेंगे शून्य की भूमिका, एक की भूमिका और उनका ऋणात्मक क्या होता है। सर्वप्रथम हम आएंगे शून्य की भूमिका में। जब हमने शून्य की भूमिका ली यानी हमने लिखा, तो शून्य की भूमिका की जांच के लिए भी हम परिमेय संख्याओं का ही प्रयोग करेंगे। हमने मान लिया परिमेय संख्या मान ली 2/3। अब इस 2/3 को अगर हम शून्य से जोड़ें यानी शून्य धन 2/3, तो हमें 2/3 ही प्राप्त होगा। यदि हमें परिमेय संख्या ऋण 5/6 लें और इस ऋणात्मक संख्या में भी अगर हम शून्य को जोड़े तो हमें शून्य धन ऋण 5/6 बराबर ऋण 5/6, यानी दोनों में हमने देखा कि शून्य से जोड़ने पर वही परिमेय संख्या पुनः प्राप्त हुई। ऊपर 2/3 प्राप्त हुई थी और यहाँ ऋण 5/6 प्राप्त हुई है, तो शून्य को जोड़ने पर वही संख्या पुनः प्राप्त होती है, तो हम कहते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए शून्य योजित तत्समक है। अब हम आते हैं एक की भूमिका। शून्य की भूमिका हमने देख ली, अब देखते हैं एक की भूमिका क्या होती है। उसके लिए हम परिमेय संख्या मान लीजिए हमने 2/7 ली, हम कोई भी परिमेय संख्या ले सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, लेकिन वो संख्या परिमेय ही होनी चाहिए। अब इस 2/7 को अगर हम 1 से गुणा करें तो 2/7 ही प्राप्त होगा। जैसे हमने दूसरी परिमेय संख्या ली ऋण 7/13 ली, उसको 1 से गुणा किया तो भी ऋण 7/13 ही प्राप्त हो, यानी 1 से गुणा करने पर वही परिमेय संख्या पुनः प्राप्त होती है। तो हम कहेंगे कि परिमेय संख्याओं के लिए एक गुणात्मक तत्समक है, क्योंकि यहाँ हमने गुणा की संक्रिया अपनाई थी तो गुणात्मक तत्समक है। ऊपर शून्य की भूमिका में हमने योग की संक्रिया अपनाई थी तो हम कहेंगे कि वो योग तत्समक है। अब हम आते हैं संख्या का ऋणात्मक। किसी भी संख्या का ऋणात्मक हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं, इसके भी हम कुछ उदाहरण से समझेंगे। मान लीजिए हमने एक परिमेय संख्या ली 12/17, उसका ऋणात्मक लिया। अब 12/17 इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो हम इसको धन मानेंगे, तो अगर धन 12/17 है तो उसका ऋणात्मक होगा ऋण 12/17। अब हमने एक परिमेय संख्या पुनः ली जो ऋण 19/27 है। अब यहाँ चिन्ह ऋण है तो उसका ऋणात्मक करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ऋण का धन हो जाएगा 19/27 चिन्ह होगा। अब ऋणात्मक की विशेषता क्या होती है, जैसे 12/17 का ऋणात्मक ऋण 12/17 है, तो हम 12/17 और उसके ऋणात्मक को जोड़ें तो हमें शून्य प्राप्त होगा। इसी प्रकार ऋण 19/27 का ऋणात्मक 19/27 है, संख्या और उसके ऋणात्मक को यहाँ भी जोड़ेंगे तो हमें शून्य प्राप्त होगा। अब ये कार्य आप लोगों के लिए है जो आपको अपने घर में स्वयं करना है कि निम्नलिखित संख्याओं का ऋणात्मक ज्ञात करो। ऋण 5/7, 5/13, ऋण 7/8 और 14/49 का आप ऋणात्मक अपने घर में स्वयं ज्ञात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।